हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपनी 24 मई के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज के हम इस टेस्ट में जलवायु विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना कि जो 60 क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, 60 क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पेपर में, विश्वास मानो अगर आपने इन क्वेश्चन को मैक्सिमाइज़ करके अटैम्प्ट कर लिया या 45 प्लस के ऊपर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यूपीएससी का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है जलवायु विज्ञान, उससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैंने जो ये टेस्ट बनाया है, इसमें कम से कम ओवरऑल 60 क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है। इस 60 क्वेश्चन में शुरू के 20 क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न के हैं। 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच को लिए हुए हैं। और आखिरी के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी ने पिछले 20 वर्षों से कभी ना कभी अपने आंसर में या क्वेश्चन में पूछा है। जब आप ये 20 और 20 यानी 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका टेम्परामेंट इतना बेहतर हो चुका होगा कि यूपीएससी ने जो 20 क्वेश्चन आखिरी में 41 से लेकर 60 जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले कई वर्षों में पूछे हैं, वो आपको पीस ऑफ केक लगेंगे। तो अगर आपने जलवायु विज्ञान पूरी तरह से पढ़ी है या मेरी क्लास देखी है या किसी और से पढ़ा है, वो बात नहीं है, लेकिन अगर जलवायु विज्ञान आपने ठीक पढ़ी है तो आप विश्वास मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो एक से लेकर हम 60 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखने के बाद आपको 30 सेकंड में आंसर अपना देना होगा। और 1 घंटे के बाद जब पूरे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चंस, अपने नंबर्स कमेंट बॉक्स में तुरंत पिन करें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और 30 सेकंड का टाइम देंगे तुम लोग को, ठीक है। और 30 सेकंड में आपको क्या करना है, सवाल के गहराई तक पहुंचकर आंसर बताना है, ठीक है। देखो, 1 से लेकर इस टेस्ट को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन वाले हैं, ठीक है। 21 से 40 तक के क्वेश्चन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। और 41 से 60 ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पिछले कई वर्षों में बार बार पूछा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक असर्शन रीजन, ठीक। इसका ऑप्शन देखो, ए तब टिक करना है जब ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करेगा। बी कब टिक करना है, जब ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा। सी में ए सही होगा, आर गलत होगा, और डी में ए गलत होगा और आर सही होगा, ठीक है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। यह स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जब हमने आपको वायुमंडल की संरचना पढ़ाई थी तो क्या देखा था हमने, पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची पहली परत ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद आयनस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। देखो, ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे 6 से लेकर 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पर ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर। तो जब ये देख लिया हमने तो ये पता कर लिया कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा है। स्टेटमेंट ए सही है। आर वाला देखो क्या कह रहा है, आर कह रहा है कि विषुवत रेखा पर तीव्र संवहनी धाराएं गर्म हवा को अधिक ऊंचाई तक धकेलती है। देखो, विषुवत रेखा की जब हम बात करते हैं तो विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत है। ऐसे में सूरज की गर्मी से हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी और संवहनी धाराओं से ऊपर उठने का प्रयास करेंगी। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर, कहां पर, विषुवत रेखा पर वो सर्वाधिक ऊंचाई जाएंगी
और जब जैसे ही वो ऊंची जाएंगी तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को वो धकेल देंगी। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, चलो दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। पहले सोचो स्टेटमेंट ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। देखो क्षोभ मंडल पे जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होगी कि कमी होगी? कमी होगी। क्षोभ मंडल में कमी होगी। जैसे आप अभी यहाँ खड़े हैं संभल में, तो संभल में टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर जाओगे, मसूरी जाओगे, तो तापमान कम होगा कि ज़्यादा होगा? यानी क्षोभ मंडल पे हम ऊंचाई प्राप्त करते करते तापमान में कमी आएगी। लेकिन समताप मंडल पहुंचेंगे तो समताप मंडल में जैसे पहुंचेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि। स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा तो, इस परत में ओजोन गैस पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। ठीक है, देखो ये ट्रोपोस्फीयर और ये स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ठीक। हम यहां पे खड़े हैं, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे तापमान में क्या आएगा? तापमान में कमी आएगी। लेकिन जैसे ही हमने क्षोभ मंडल को क्रॉस किया, एक निश्चित दूरी के बाद यहां पर है ओजोन की लेयर, ओजोन परत है। ओजोन परत का काम क्या है? सूरज से जो भी अल्ट्रावायलेट रेस आएंगी उनको अवशोषित कर लेगी और पृथ्वी तक आने से रोक देगी। ऐसे में जब अवशोषण इसी परत पर होगा जो कि समताप मंडल में है, तो यह अवशोषण इस परत को गर्म कर देगा, यानी टेम्परेचर में वृद्धि कर देगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन। आयन मंडल रेडियो संचार को सुगम बनाता है। आर कह रहा है यहां उपस्थित मोनो एटम्स और आयन रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं। बताओ, आयन मंडल रेडियो संचार को सुगम बना रहा है। जब पढ़ाया था तो बताया था, हवाई जहाज समताप मंडल पे उड़ रहे हैं और रेडियो संचार तरंगे कहाँ उड़ रही हैं? आयन मंडल में। आयन मंडल में ही रेडियो संचार तरंगे क्यों भेजी जाती हैं? क्योंकि वहां का जो सरफेस है वो साफ है, तरंगे चलेंगी और इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएंगी। अब रेडियो संचार तरंगों का काम क्या है? हम पृथ्वी से आयन मंडल पे रेडियो संचार भेजते हैं और ताकि सही से कनेक्टिविटी हो, मैसेज आराम से इजीली आ जाए। तो देखो यहां उपस्थित मोनो एटम्स और आयन रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं, इसीलिए हम आयन मंडल में रेडियो संचार तरंगे छोड़ेंगे। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अरे समझ गए? चौथा क्वेश्चन देखो। आई ऑफ साइक्लोन में मौसम अत्यंत शांत और मेघहीन होता है, यह कथन कह रहा है। और कथन आर कह रहा है चक्रवात की आंख में वायु का तीव्र आरोहण होता है। सोचो, दिमाग लगाओ, 30 सेकंड का टाइम है, बताइए। आई ऑफ साइक्लोन कहां गया? आई ऑफ साइक्लोन में मौसम शांत है और बिना बादलों के है। जब हमने आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बताए थे तो आई ऑफ साइक्लोन की चर्चा की थी। क्या बताया था हमने उसमें? कि वो पूरे चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होगा। अब शांत क्षेत्र कब होगा? जब हवाएं उठेंगी कि बैठेंगी? तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये तो ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है? चक्रवात की आंख में वायु का तीव्र आरोहण होता है। आरोहण मतलब ऊपर उठना। अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो मौसम को शांत नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी, बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो मौसम शांत नहीं होगा, मेघहीन नहीं होगा। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसका ऑप्शन होगा सी, ए सही है, आर गलत है।
क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आ गई? वो मान्य नहीं है। हाँ हाँ। पांचवा क्वेश्चन, बात क्या कर रहा है ये? दक्षिणी गोलार्ध की। हाँ ये मान्य नहीं है, इसको गलत करो। हाँ ठीक किया। अब देखो, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने 40 से 60 डिग्री साउथ, कहाँ की बात कर रही है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। ये कारण क्या है इसके पीछे का? देखो, जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में तुम्हें महाद्वीपीय सरफेस ज़्यादा मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री के बीच तुम्हें सरफेस, कॉन्टिनेंटल सरफेस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? महासागर। अब सोचो, कोई हवा चल रही है, पहले अगर सिर्फ चारों तरफ महासागर है तो हवाएं चलेंगी बहुत स्मूथली, लेकिन अगर महासागर, फिर महाद्वीप, फिर महासागर, फिर महाद्वीप, ऐसे में हवाएं जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाएंगी, सामने क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स लड़ जाएंगी, हवाओं की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ऐसे में ये रेगुलर हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चल लेंगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं चल पाएंगी। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक तीव्र होती हैं। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। इसका आर देखो, दक्षिणी गोलार्ध में विशाल जल राशि के कारण घर्षण न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अरे होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा? हाँ, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट देखो, छठा, समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई प्राप्त करेंगे वायु दाब में कमी आ जाएगी। तो सर्वाधिक वायु दाब कहां मिलेगा तुम्हें? समुद्र लेवल पर। सी लेवल पर कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये? ऊंचाई बढ़ने पर वायु विरल होती है और ऊपर स्थित वायु स्तंभ का भार कम कर देती है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, हवा विरल होगी कि सघन होगी? फैलेगी। फैलेगी तो भार कम कर देगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि हवाओं की क्या होती है? प्रकृति। हवाओं की प्रकृति क्या है? हवाएं जैसे ही गर्म होंगी, गर्म होकर फैलने का प्रयास करेंगी और फैलेंगी तो दाब को कम कर देंगी। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। छठे का ए। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये किसके बीच की बात हो रही है? काम बेल्ट या डोलड्रम। डोलड्रम को काम बेल्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर हवाएं बैठेंगी कि उठेंगी? उठेंगी हवाएं। गुड, बहुत सुंदर। सोचो, व्यापारिक पवनें आ रही हैं। व्यापारिक पवनें कहां से आ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से आ रही हैं और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूरब से। जहां पर दो व्यापारिक पवनें आकर मिलेंगी वो क्या क्षेत्र होगा? काम बेल्ट, ITCZ या डोलड्रम। यहां पर क्या किया उन्होंने? हवाएं बैठी और बैठ के क्या करेंगी? ऊपर उठेंगी। तो लो प्रेशर बनेगा कि हाई प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। यहां पर बादल बनेंगे, यहां पर बादल बनेंगे, यहां पर वर्षा होगी। वर्षा का टाइम क्या है? 2 से 4। जैसे ही वर्षा हुई, 4 बजा, वर्षा खत्म और बादल फिर से गायब हो गए और आसमान साफ हो जाएगा। ऐसे में यह क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा। यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा ह्यूमिड को अपने पास रखेगा। यह क्षेत्र मानवीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाएंगे। है ना? वनों को आवश्यक चीज़ें क्या हैं? बढ़िया सा पानी और बढ़िया सा धूप। इस क्षेत्र में बढ़िया पानी भी हो रहा है, बढ़िया धूप भी हो रही है। ये सभी कंडीशन हमने आपको बताई थी। तो क्या है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ अत्यधिक उच्च वायु दाब के कारण पवनें स्थिर और शांत रहती है। उच्च वायु दाब की जगह निम्न वायु दाब होता तो आंसर ठीक होता। यहां पर गलती कहां है? हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बल्कि
यहां पर होना चाहिए लो प्रेशर। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट देखो, 8वां क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने के साथ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के मान में कमी आती है। सोचो पहले इसको। ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाएंगी उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगी, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब हमें नहीं पता कह रहा है क्या कह रहा है, सही कह रहा है गलत कह रहा है। आप लोग बताएं क्या ये सही है? सोचो। बस अब ये चीज सोचनी है कि जब याद करो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की चर्चा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। याद करो जब हमने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया था तो एक फॉर्मूला दिया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता की क्षमता। क्या मतलब कहना चाह रहा है? हवाओं को कितना पानी मिला और हवाएं कितना पानी पी सकती थी। अब ध्यान दो, जैसे ही हवाएं ऊपर जाएंगी, ध्यान रखना, हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा होगा। जैसे ही तुम ठंडी संद पहुंचे तुम्हारे पानी पीने की क्षमता कम हुई कि ज्यादा? कम हो गई। यानी ऊपर जाने पर, अब देखो जैसे ही पानी पीने की क्षमता कम हुई तो यानी तुम्हें कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी 100 थी, कितनी हो गई ऊपर? 80। ये कब हो रही है 80? जब टेम्परेचर कम हो रहा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता के मान में कमी आती है? आती है? निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है हवा ने कितना पानी पिया, और आर्द्रता की क्षमता का मतलब है कि हवा कितना पानी पी सकती थी। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं समझे? ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी निरपेक्ष आर्द्रता के मान में कमी नहीं आएगी बल्कि निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। अगर सापेक्षिक आर्द्रता होती तो आंसर ठीक था। रिलेशन बताया था तुमको, याद कर पा रहे हो? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट देखो, ए गलत आर सही, डी ऑप्शन नंबर डी। हाँ तो ये रिलेट करना पड़ेगा। क्या बात है। चलो अब ये किसकी बात कर रहा है? हॉर्स लैटिट्यूड की। बताओ हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में सोचो। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हॉर्स लैटिट्यूड शांत और शुष्क विशेषताओं वाले होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ध्यान दो, बस यही चीज है रिलेट कर पाए। जब हमने आपको वायु दाब की पेटियां पढ़ाई थी, एयर प्रेशर बेल्ट, तो एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ाते समय ये वाली विषुवत रेखा, यहां पर लो प्रेशर, 30 डिग्री ऊपर हाई प्रेशर, 60 डिग्री पर लो प्रेशर और पोल्स पर हाई प्रेशर। ठीक ऐसे नीचे होगा। अश्व अक्षांश की बात कर रहा है, यानी ये 30 डिग्री की बात कर रहा है। यहां पर हाई प्रेशर कब होगा? जब हवाएं विषुवत रेखा से उठकर नीचे बैठेंगी। यहां से उठेंगी और यहां बैठेंगी 30 में, फिर यहां से उठेंगी, एक हवा यहां बैठ जाएगी और एक हवा। अब बताओ अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो उसका मतलब हवाएं बैठ रही होंगी कि उठ रही होंगी? बैठ रही होंगी। और हवाएं जब बैठेंगी तो मौसम को शांत रखेंगी कि विध्वंस लाएंगी? अश्व अक्षांश शांत और शुष्क विशेषता वाले होते। शांत है। जहां पे हवाएं बैठेंगी, रट लो, हवाएं बैठने का मतलब है आसमान साफ होगा। हवाएं बैठने का मतलब है बादल नहीं बनेंगे। हवाएं बैठने का मतलब है कि वर्षा नहीं होगी। हवा बैठने का मतलब है तूफान नहीं आएंगे। हवा बैठने का मतलब है चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। अरे समझ पा रहे हो? तो पहला स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? दूसरा पढ़ो। कारण क्या कह रहा है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर वायु का अवतलन होता है। अवतलन मतलब बैठना, जिससे उच्च दाब पेटी। क्या ये उच्च दाब पेटी है? क्या यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है? तो क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे हवाएं बैठ रही हैं। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या
कर रहा है। सबको सबकी टांगे तोड़ी जाएंगी जो जो क्वेश्चन गलत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10वां देखो, किसकी बात कर रही है? मीजोस्फीयर। ये वायुमंडल की कौन सी परत है? तुम बताओ, ए हीरो, वायुमंडल की कौन सी परत की बात कर रही है? ये कौन सी परत है, कहां पर है, किस नंबर पे है ये? तीसरे नंबर पे। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, उसके बाद आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये 5 परतें थी, यानी बीच की बात कर रहा है। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अरे बात मत करो, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मीजोस्फीयर। क्यों है? यहां ऊंचाई के साथ तापमान में लगातार गिरावट आती है जो लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। सही है? क्या व्याख्या कर रहा है? तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? ए। अरे -80 -90 में क्या अंतर आ गया? चलो देखो 11वां क्वेश्चन देखो, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात, ये यहां पर कौन से चक्रवात बनेंगे? बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, कौन से चक्रवात बनेंगे यहां पर? ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, ये कहां पर आ रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच। ठीक है, ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल की तुलना में अधिक चक्रवात बनते हैं। अरे ये क्या हो गया? कॉपी पे ठीक। क्या कहा? बंगाल की क्या, कहाँ गया यार ये? बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या क्या कारण हैं? बहुत सारे कारण हैं। ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। स्टेटमेंट ठीक है कि यहां पर चक्रवात ज्यादा आएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि यहीं पर चक्रवात ज्यादा क्यों आएंगे, बताओ। हाँ, और हाँ, सैलाइन वाटर है, ठीक है, और सबसे बड़ा कारण बताओ, बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां से कहां आ रहे हैं? कहां से कहां आ रहे हैं? 30 से 30, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। ट्रेड विंड, अगर यहां से ट्रेड विंड चल रही है तो सीधी सी बात है इसी ज्यादा, यहीं पर ज्यादा चक्रवात लाएंगी। ठीक है, चक्रवात यहां पर ज्यादा लाएंगी। और जैसे ही ट्रेड विंड भारत के इस पूर्वी तट से टकराएंगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अंदर जाते ही चक्रवात धीमे पड़ जाएंगे। ये स्टेटमेंट ठीक है कि चक्रवात ज्यादा आएंगे। कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी का जल ताजा होने के कारण जल्दी गर्म हो जाता है और निम्न दाब बनाता है। स्टेटमेंट ठीक है ये? स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित कर रही हैं। लेकिन क्या व्याख्या हो रही है? दिमाग लगाओ। ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? लो प्रेशर बनने का कारण हो रही है। कैसे हो रही बताओ?
लेकिन देखो मेरी बात समझो, अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी का जल ताजा होने के कारण जल्दी गर्म हो जाता है और निम्न दाब बनाता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है? नहीं है ना। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि चक्रवात ट्रेड विंड के कारण, क्योंकि ट्रेड विंड की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व, यही है, पूर्व से पश्चिम। इसलिए ये महाद्वीपों के सबसे पहले कहाँ हिट करेंगे? पश्चिम में। स्टेटमेंट ये भी ठीक है। तो क्या ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ? नहीं, सिर्फ वो छोड़ दो, वो अन्य कारण छोड़ दो, सिर्फ ये सोचो कि ये और ये क्या आपस में इंटरकनेक्ट है? इंटरकनेक्ट है, तो व्याख्या कर रहा है। तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुरंत सोचा करो। जैसे ही तुमने पढ़ा स्टेटमेंट, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं, यहां क्या लगा लो? क्योंकि। जैसे ही क्योंकि लगाया, क्या दूसरा स्टेटमेंट इस पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो ए लगा दो। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखो, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, इसीलिए हवाएं ना ही अपने बाएं ओर मुड़ती, ना ही अपने दाएं, बल्कि सीधे सीधे निकलती हैं। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। दूसरा, कथन आर क्या कह रहा है? कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति और अक्षांशों के समानुपाती होता है। बताओ। देखो, इसको ऐसे समझो। पहला स्टेटमेंट सबको पता है कि विषुवत रेखा पर शून्य, और सर्वाधिक कहां होगा? पोल्स पर। पोल्स पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन क्यों होगा, यह चीज समझ लो। यह है पृथ्वी, पृथ्वी की त्रिज्या ये, इसी को इक्वेटर बोल सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का? G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या सर्वाधिक, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान मिनिमम। जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या न्यून, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा। ठीक है, ये समझ गए? तो G का जो रिलेशन आएगा किससे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। और G का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है किससे? कोरियोलिस फोर्स से। जहां जहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, वहां वहां कोरियोलिस फोर्स का मान ज्यादा होगा। समझ गए? तो पहला, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति और अक्षांशों के साइन के साथ समानुपाती होता है। दोनों सही है। जितनी तेज पृथ्वी घूमेगी, कोरियोलिस बल का मान उतना ही ज्यादा तेज होगा। पृथ्वी जितनी धीमे घूमेगी, कोरियोलिस बल का मान उतना ही कम। पृथ्वी ठहर जाएगी तो CF का मान खत्म हो जाएगा। पृथ्वी अपनी स्पीड से दुगना चलेगी तो CF का मान दुगना हो जाएगा। पृथ्वी अपनी स्पीड से 4 गुना चलेगी तो CF का मान। समझ गए? ये रिलेशन अगर याद कर पाओगे तो आंसर दे दोगे, नहीं याद कर पाओगे तो नहीं आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या होगा 12वें का? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 12वां। 13वां देखो, चिनूक को स्थानीय रूप से हिमभक्षी कहा जाता है। क्या चिनूक आइस ईटर हैं? याद करो, जब हम जब स्थानीय पवनें पढ़ा रहे थे तो चिनूक के बारे में चर्चा की थी। चिनूक यूएसए की पवन है, रॉकी पर्वत के पश्चिम से ऊपर उठेगी और जैसे ही रॉकी पर्वत के पूरब से नीचे बैठने का प्रयास करेगी, ये हवा क्या हो जाएगी? गरम होगी। तो ये रॉकी पर्वत मानो, ये रॉकी पर्वत, यहां से चिनूक आई, जैसे ही चल रही यहां पर ठंडी हवा है, लेकिन उतरते ही ये गर्म हो गई। और जैसे ही गर्म हो गई, यहां पे रॉकी पर्वत के पूरब में ये प्रेरी घास के मैदानों को
बर्फ पिघलाकर हरा कर देगी। और गेहूं की खेती के लिए यह लाभदायक है कि हानिकारक? लाभदायक। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। आर देखो, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर उतरते समय गर्म और शुष्क होकर बर्फ पिघला देती है, इसलिए इसको हिमबख्शी कहते हैं। 13वें का ऑप्शन क्या है? ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अनर्थ हो रहा है? गुड। अनर्थ होगा तो आज हम आप लोग का अनर्थ करेंगे, ठीक है, चिंता मत करिएगा। 14वां, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने पर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आरएस 90% है तो संघनन, आरएस 95% है तो संघनन, 99 है तो संघनन, 100 होने पर संघनन शुरू हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ठीक है। 100% सापेक्ष आर्द्रता पर वायु संतृप्त हो जाती है और औसांक बिंदु प्राप्त, क्योंकि जैसे ही संघनन स्टार्ट होगा ड्यू पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। क्या वर्षा होगी? क्या संघनन के बाद वर्षा होगी? होगी ही होगी, लेकिन कुछ वर्षा हमारे पास पहुंचती है और कुछ वर्षा ऊपर ही तैरती रहती है। ये श्योर बात है कि अगर संघनन स्टार्ट हुआ है तो बादल पानी बरसाएंगे, ठीक है। तो 14वें का भी क्या निकला? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 15वां देखो, जी हाँ, प्रति चक्रवात के केंद्र में हमेशा उच्च वायुदाब होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात ठीक है? सोचिए। हवाएं बैठेंगी तो वायुदाब बनाएंगी। प्रति चक्रवात में हवाएं अपने आसपास के सभी क्षेत्र से बैठना शुरू करती हैं। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवाती पवनें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं। सही है। चक्रवात चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में याद रखो, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं पहले कोरिलेट्स बल के कारण कहां मुड़ेंगी? दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं मुड़ती हैं दाईं ओर, तो जैसे हवाएं मुड़ेंगी दाईं ओर तो चक्रवात बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और चक्रवात का उल्टा ही क्या होगा? एंटी साइक्लोन। तो जब चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी साइक्लोन कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी करोगे तो घाटा उठाओगे, ठीक है। चलो, क्या आपको अपनी तैयारी का एहसास हो रहा है? गुड गुड। नेक्स्ट देखो, सीरस क्लाउड्स सूरज के चारों एक प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। गुड। कौन से निर्माण करते हैं? देखो, पहले जब बादल पढ़ाए थे हमने तो 3 बादल बताए थे, हाई लेवल क्लाउड्स, मिडिल लेवल क्लाउड्स और लो लेवल क्लाउड्स, ठीक है। हाई लेवल क्लाउड में एक बादल इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था सिरस। ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्लाउड है, ये सिर्फ यहां पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। 3 बादल हमने पढ़े थे अलग से, सिरस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। जब उच्च स्तरीय बादल की बात करेंगे तो हम सिरस को एक बार इससे जोड़ेंगे और एक बार, तो सिरस को जब हम स्ट्रेटस से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सिरो स्ट्रेटस। और जब सिरस को हमने क्यूमुलस से जोड़ा तो क्या मिला? सिरो क्यूमुलस। ये 3 बादल कौन से हैं? ये 3 बादल उच्च स्तरीय बादल हैं। और तुम्हें याद करो, जैसे ही हमने सिरोस्ट्रेटस पक्षाप स्त्री की बात की थी तो कहा था कि सूरज और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करेंगे। ऑप्शन में क्या है? सिरस। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कथन आर देखो, ये बादल अत्यंत ऊंचाई पर बारीक हिमकणों से निर्मित होते हैं। सबसे ऊंचे हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है? 12 से 10
10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर में ये आइस क्रिस्टल से बने होंगे। ठीक है, समझ गए? तो कथन ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17वां। ट्रेड विंड्स उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं। क्या यह बात ठीक कह रहा है? सिंपल सी बात है। यह पृथ्वी 0 डिग्री, ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री, व्यापारिक पवनों की यही तो है ना स्थान, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। ठीक है, जब हम नॉर्थ की बात करेंगे ये 0 डिग्री, जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो व्यापारिक पवने अपने दाईं ओर मुड़ेंगी कि बाईं ओर? दाईं ओर, यहां से मुड़ गई ऐसे, और साउथ हेमिस्फीयर में अपने बाईं ओर ऐसे मुड़ गई। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं। क्या ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई? स्टेटमेंट ठीक है। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को उनके मार्ग से बाईं ओर मोड़ देता है। तो जब बाईं ओर नहीं मोड़ेगा तो कैसे मोड़ेगा? दाईं ओर। तो ए सही हो गया, आर गलत हो गया। सी ऑप्शन इसका सही है, बाईं ओर नहीं मोड़ेंगी, दाईं ओर मोड़ेंगी। ठीक है, और पीयर चेकिंग में आप ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा दोस्ताना नहीं निभाना है, जिसका जो गलत है उसका गलत है। 18वां क्वेश्चन देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय घाटियों में तापमान अत्यंत कम हो जाता है। चलो बताओ बताओ, पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय घाटियों में तापमान अत्यंत कम हो जाता है। यह स्टेटमेंट ठीक है? कैसे? जो जल्दी गर्म होगा जो वही जल्दी ठंडा होगा। याद करो, अनर्थ हो जाएगा। ये है कोई पहाड़, ये है कोई पहाड़, ठीक है, ये है घाटी, ये वैली और ये माउंटेन। सूरज यहां से चढ़ना शुरू हुआ, यहां आएगा तो सबसे पहले कहां प्रकाश डालेगा? तो यहां माउंटेन गरम, वार्म, हवाएं गरम, हवाएं गरम तो हवाएं ऊपर उठेंगी, यहां किसका निर्माण कर देंगी? लो प्रेशर। और जैसे जब सूरज यहां पहुंचेगा तब वैली पर प्रकाश आएगा और वैली बाद में गर्म होगी। तो 2 घंटे 3 घंटे बाद वैली गर्म हो रही है, तो जब बाद में वैली गर्म होगी तो बाद में ठंडी होगी। तो पर्वतीय कहाँ गया? अरे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय घाटियों में तापमान अत्यंत कम नहीं होता बल्कि पहाड़ों में कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण देखो, कैटाबैटिक पवने भारी और ठंडी हवा होकर पर्वतीय ढालों से नीचे घाटी में बैठती है। ये क्या ठीक है? कैसे ठीक है? देखो, 2 पवने बात की थी, एक कैटाबैटिक विंड थी और दूसरी एनाबैटिक विंड थी। कैटाबैटिक को ही पर्वतीय पवन कहा हमने और एनाबैटिक को घाटी पवन कहा। अरे हाँ या ना? ध्यान दो, ये घाटी, ये पर्वत और ये घाटी, ये है वैली और ये है माउंटेन। ठीक, सुबह सूरज चढ़ना शुरू हुआ, सबसे पहला प्रकाश कहाँ आएगा? यहाँ पर। ये क्या हो गया? गर्म हो गया। इसकी तुलना में वैली क्या है? ठंडी, दिन में ठंडी हो गई। जैसे ही हवाएं गर्म, हवाओं ने ऊपर उठना शुरू कर दिया और लो प्रेशर का निर्माण। इसकी तुलना में यहाँ पर कैसा प्रेशर? क्योंकि हवाएं यहाँ बैठी हैं इसलिए हाई प्रेशर। हवाएं चलेंगी कैसे? हाई टू लो। इन हवाओं को क्या नाम दोगे तुम? कहां से चल रही है? घाटी से, तो क्या नाम दिया? घाटी। कब चलेंगे घाटी पवन? दिन में। अब सोचो रात में, यहां पे आ गया मून आ गया। अब मून है, ये माउंटेन है और ये वैली है। जल्दी ठंडा कौन हुआ था सुबह? पर्वत। तो जल्दी ठंडा कौन होगा? पर्वत। ये जल्दी ठंडा यानी ये कोल्ड हो गया, यानी कोल्ड हुआ तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना। और इसकी तुलना वैली में
हवाएं कैसे चलेंगी? इसको क्या बोलेंगे? पर्वत समीर। अब पढ़ो स्टेटमेंट। कैटाबैटिक पवनें भारी और ठंडी होकर पर्वतीय ढलानों से नीचे घाटी में बैठती हैं। क्या सच है ये? तभी रात में अत्यंत कम हो जाता है। नहीं, गलत है नहीं तो ए गलत है, आर सही। समझ गया मेरी बात? अरे हाँ है ना, ए तो गलत हो गया। अच्छा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ए गलत है तो आर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो। कैटाबैटिक एनाबैटिक वाली क्लास जरूर देख लेना तुम। कौन? अतुल। हाँ तुम देख लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा है। शीतोष्ण चक्रवात केवल महासागरीय सतह पर ही विकसित होते हैं। केवल जहां भी आ जाए। तुम भावनाओं में कुछ ज्यादा बह जाते हो। केवल महासागर में नहीं, महाद्वीप में भी बन सकते हैं। दूसरा देखो। अच्छा ये गलत हो गया तो ऑप्शन क्या मिलेगा? डी। लेकिन देख लो, इनके निर्माण के लिए दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी और गर्म वायु राशियों का मिलना अनिवार्य। जब ठंडी और गर्म वायु राशि मिलेंगी तभी फ्रंट का निर्माण होगा और इस फ्रंट के सहारे टेम्परेट साइक्लोन जन्म ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं? टेम्परेट साइक्लोन किसके सहारे जन्म लेते हैं? वाताग्र, फ्रंट। फ्रंट जैसे जैसे मुड़ेगा टेम्परेट साइक्लोन बनना शुरू हो जाएंगे। कितनी कंडीशन थी टेम्परेट साइक्लोन की? 6 कंडीशन। याद है? चलो गुड। इसका ऑप्शन होगा डी। ए गलत है, आर सही है। 19 का डी। ठीक है। फिर देखो 20वां। ताजा जमी बर्फ का एल्बिडो मान वायुमंडल के अन्य सतहों से अधिक होता है। एल्बिडो जिसका ज्यादा वो एल्बिडो वाला क्या होता है? देखो देखो, ये मान लो सूरज, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक, सूरज से प्रकाश आया तो शॉर्ट वेवलेंथ में आता है सूरज का प्रकाश। हमेशा याद रखना कैसे आता है? शॉर्ट वेव लेंथ। और शॉर्ट वेवलेंथ से आने वाला प्रकाश पृथ्वी को गर्म नहीं करेगा, ये लिख लो। ठीक, आया चुपचाप और चुपचाप बिना गर्म किए पृथ्वी के वायुमंडल को कहां पे आ गया? अर्थ पे। अर्थ ने एब्जॉर्व किया कुछ और बाकी हिस्सा लॉन्ग वेवलेंथ में भेज दिया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पार्थिव विकिरण, भेजा हुआ प्रकाश। तो याद रखना पृथ्वी हमेशा गर्म किससे होगी? वापस जाने वाले प्रकाश से। क्यों? क्योंकि चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है कि जैसे ही प्रकाश लौटेगा उसको बीच में रोकेगी और कहेगी पहले हमको गर्म करो तब हम तुम्हें वापस जाने देंगे। ठीक, तो अब सोचो ये आया प्रकाश मान लो 100, ठीक, और पृथ्वी को भूख लगी थी 30 की, तो पृथ्वी ने सिर्फ 30 प्रकाश खाया और कितना भेज दिया? तो जो वापस गया है ना वो कितना है? 70। और यही क्या कहलाएगा? अल्बिडो। तो अल्बिडो क्या है कि पृथ्वी ने जितना अवशोषण किया उसके बाद बचा कुचा जो वापस भेज दिया लॉन्ग वेवलेंथ में, वही अल्बिडो कहलाएगा। अब सोचो तुम्हारे पास गर्मी आ रही है और तुमने उसको एक्सेप्ट नहीं कर दिया बल्कि सब कुछ वापस कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा? बर्फ, बर्फ, व्हाइट शर्ट, ये सूरज के प्रकाश को मैक्सिमम क्या करती है? वापस कर देती है। इसलिए व्हाइट कपड़े पहनने वाले को गर्मी नहीं लगे और ब्लैक वाले को। तो एल्बिडो के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हाइट भी किसी भी व्हाइट सरफेस का एल्बिडो क्या होगा? सर्वाधिक। और सबसे कम एल्बिडो किसका होगा? काली चीज का। तो काली सड़कें, डामर वाली सड़कों का एल्बिडो क्या होगा? ज्यादा। काली भैंस का एल्बिडो कैसा होगा? तो देखना गाय की तुलना में भैंस को ज्यादा गर्मी लगती है। वजह समझ में आई? तो अब बताओ बर्फ, अगर बर्फ का एल्बिडो कम हो जाए तो बर्फ तुरंत पिघल नहीं जाएगी? ये बर्फ है? सूरज का प्रकाश तो उतना ही आ रहा है। अब एल्बिडो अब इस बर्फ ने इस प्रकाश का जो अवशोषण करना था कर लिया 20, तो भेजा कितना? ऐसे में बर्फ क्या हो जाएगी? बेहोश। सूरज से आने वाले प्रकाश को बर्फ 2 या 3 ही एक्सेप्ट करती है, बाकी
97 तक ये वापस भेज देती है। तो एल्बिडो जिसका ज़्यादा वो उतनी ठंडी, एल्बिडो जिसका कम वो उतनी गर्म। तो ये ठीक है कि ताज़ा जमी बर्फ का एल्बिडो मान वायुमंडल की अन्य सभी सतहों से ज़्यादा होता है। ठीक है। सफ़ेद और चमकदार सतह सौर विकिरण को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित कर देती है, तभी बर्फ पिघलती नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। समझ गए? 20वें का आंसर ए। ये थे असर्शन रीजन 20 के। ठीक है, एक बार जल्दी से चेक कर लो हमने क्या क्या आंसर बताया, और कमेंट बॉक्स में अपने बिल्कुल जेन्युइन वो देना नंबर। पहले का क्या था? पहले का ए लगा लो, पहले का ए। दूसरे का ए है, तीसरे का ए है, चौथे का सी है क्योंकि चक्रवात की आग में वायु का तीव्र आरोहण नहीं बल्कि अवरोहण होता है। पांचवे का ए है, छठे का ए है, सातवें का सी है क्योंकि आर गलत है इसका। आठवें का डी है, ए गलत है, आर सही है। 9वें का ए है, 10वें का हाँ 10वें का ए है, 11वें का ए है, 12वें का ए है, 13वें का ए है, 14वें का ए है, 15वें का सी है। ए सही है, आर गलत है क्योंकि प्रति चक्रवाती पवनें क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में। 16वें का डी है, ए गलत है, आर सही है क्योंकि प्रभा मंडल का निर्माण सीरो स्टेटस क्लाउड्स करते हैं। ठीक है। 17वें का सी है, क्यों क्या सी है? हाँ क्योंकि कोरलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को उनके मार्ग से दाईं ओर मोड़ता है। ठीक है, 17वें का सी हो गया। 18वें का डी हो गया। 19वें का क्या? 19वें का डी हो गया, ए गलत है, आर सी क्योंकि शीतोष्ण चक्रवात महासागर और महाद्वीप दोनों में बन सकते हैं। 20वें का ए क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। चलो 20 के बाद अब आ जाओ एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो 21वें क्या कह रहा है। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण समताप मंडल में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत है और ओजोन परत सूरज से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अपने पास अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 21वें का बी। ठीक है, 21वें का बी। 22वां देखो, यदि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन गति वर्तमान से दुगनी हो जाए तो सीएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे पृथ्वी की गति 2 गुनी होगी, सीएफ भी अपने आप 2 गुना। पृथ्वी की गति 4 गुना होगी तो सीएफ का मान भी 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 23वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ऊर्जा का इंजन किसे कहते हैं? गलत। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे जब तक लेटेंट हीट की आपूर्ति उष्णकटिबंधीय चक्रवात को प्राप्त होती रहेगी, चक्रवात अपनी गति को बरकरार रखेगा, लेकिन जैसे ही लेटेंट हीट नहीं मिलेगी चक्रवात तुरंत बेहोश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 24वां, अश्व अक्षांश के क्षेत्र में वर्षा की कमी और शुष्कता का प्रमुख कारण क्या है? हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे हवाएं बैठ रही हैं, यहाँ पे हवाएं बैठ रही हैं। क्या करोगे इसका ऑप्शन? वायु का नीचे की ओर अवतलन। ठीक, गुड। 24वें का बी, बी फॉर बॉय। 25वां, सापेक्षिक आर्द्रता और वायु के तापमान के मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कब प्राप्त होती है? नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉरी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तापमान, वायु के तापमान के मध्य कैसा संबंध है? समानुपात। सोचो 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 सोचो।
अरे सोचो सोचो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कब प्राप्त हो रही है? 100% कब प्राप्त हो रही है? जब जब टेम्परेचर लगातार कम वो नहीं हो रहा है। अरे हाँ है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तब होगी जब तापमान कम होगा। देखो सापेक्षिक आर्द्रता और वायु के तापमान का मध्य कैसा संबंध है? तो एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी। ये कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी। ठीक है, ये तो बताया है तुम लोग को। ठीक। 26, चिनूक पवन का संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी घास के मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक इज अ आइस ईटर। जब ये नीचे आएगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बर्फ को पिघला देगी और पिघलाकर चारागाहों को पशुओं के लिए खोल देगी। बी, ऑप्शन नंबर बी, 26 का बी। ठीक है, चलो 27, एनाबैटिक पवनें निम्न में से किस समय और कहां चलती हैं? अभी चर्चा हुई। एनाबैटिक कब चलती हैं? अरे बताओ, एनाबैटिक कब चलेंगी? बात मत करो तुम लोग। रात के समय ढलानों के नीचे क्यों? गलत हो गया, रात में कैटाबैटिक चलती है, दिन के समय गर्म होकर पर्वतीय ढलान की ओर। घाटी समीर, सब गलत गलत गलत। दिन के समय गर्म होकर पर्वतीय ढलान के ऊपर की ओर। देखो, अरे देख लो, एक सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट एनाबैटिक विंड्स। ठीक है, एनाबैटिक। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ मेरे भाई। यहां तुम लोग को क्या सिलेक्शन मिल रहा है क्या? यहां पे क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि उसको टेम्परामेंट समझो। एनाबैटिक की बात कर रहे हैं हम, कैसी होती है एनाबैटिक? क्या मतलब है? घाटी समीर। घाटी समीर का मतलब कहां से चल रही होंगी? घाटी से। कब चलेंगी? जब यहां पे हाई प्रेशर बनेगा और यहां पर। अब बताओ, ये रात की बात है कि दिन की बात है? दिन की बात है, क्योंकि दिन में सूरज यहां पर सबसे पहले यहां गर्म करेगा, लो प्रेशर का निर्माण करेगा, इसकी तुलना में यहां पर हाई प्रेशर। तो इसका आंसर दिन के समय गर्म होकर पर्वतीय ढलानों के ऊपर की ओर एनाबैटिक विंड्स चलेंगी। किसका गलत हुआ ये? 27 का बी। 28, कोहरे के निर्माण के लिए सबसे आदर्श स्थिति कौन सी है? कब कोहरा बनता है? कोहरा क्या कर रहे हो? कोहरा कब बनता है? ये किसकी है कॉपी? हाँ उधर आओ, तुम इशारा करके सही करा लो क्या? कोहरा 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 कब बनता है? शांत पवन, आकाश का साफ होना और लंबी ठंडी, तभी तो बनेगा कोहरा। देखो इसको कैसे तुम वो एलिमिनेट कर सकते थे? दोपहर में कोहरा बनता है क्या? धूप में कोहरा बनता है? ये काट दो। क्या देख रहे हो? मूसलाधार वर्षा, इंद्रधनुष निकलता है, कोहरा नहीं बनता। तेज पवने और बादल युक्त वर्षा होगी, बचा क्या? शांत पवन, आकाश का साफ होना और लंबी ठंडी रातें। सर्वाधिक कोहरा कब बनता है? किस समय? सुबह में। कितने बजे? 4 से 6 के बीच। ये भी चर्चा हो चुकी है हमारी, है ना? गुड। कपासी वर्षा में, तुम्हारा गलत है इनका। कपासी वर्षा में क्यूमुलोनिम्बस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहले देखो, क्यूमुलोनिम्बस की बात अगर हो रही है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन? निम्बस और क्यूमुलो ऐसे लंबवत बादल बनेंगे जो तीनों परत में होंगे और सर्वाधिक वर्षा कराएंगे। कपासी वर्षा मेघ, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। 10 बादलों की चर्चा हो चुकी है, ठीक है? हाँ, ये मूसलाधार वर्षा कराएंगे, बिजली कड़केगी, ओलावृष्टि होगी, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब कहाँ हो रहा है? क्यूमुलोनिम्बस में। क्या मेरी बात समझ गए? ऑप्शन नंबर बी, 29 का बी। चलो नेक्स्ट, तीसवा, ध्रुवीय पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? विषुवत रेखा पर अत्यधिक गर्मी। अरे होगी गर्मी तो ध्रुव से क्या मतलब है हमें? दूसरा देखो, ध्रुवों पर उच्च वायुदाब, उपध्रुवी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत। गुड, आंसर नंबर बी। देखो
ध्रुवीय पवन का समुद्र और स्थल से कोई मतलब नहीं है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है। क्या बचा, कहाँ गया, ध्रुवों पर उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय क्षेत्रों में कम वायुदाब का होना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 31 वायुदाब पेटियों के ऋतुवत खिसकाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ऑप्शन महाद्वीपीय विस्थापन, ऑप्शन बी मानसूनी पवनों का जन्म और भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्धारण, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति। क्या हो सकता है? देखो वायुदाब पेटियां कैसे खिसकेंगी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। ये पेटियां क्या निरंतर एक समान है? इनमें शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग का कारण क्या बताया था हमने? ITCZ का ऊपर की ओर। जैसे जैसे ITCZ ऊपर जाएगा ये पेटियां भी ऊपर खिसक जाएंगी, जैसे जैसे ITCZ नीचे आएगा ये पेटियां भी नीचे आ जाएंगी। तो जैसे ही ITCZ खिसका भारत में क्या आ गया? मानसून। तो क्या करोगे? मानसूनी पवनों का जन्म और भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्धारण। इजी था? चलो नेक्स्ट देखो, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली सिरक्को पवन इटली में रक्त वर्षा कराती है। क्या ये बात ठीक है? लाल वर्षा करा रही है, और लाल वर्षा के पीछे कराने का कारण सिरक्को चल रही सहारा से। ठीक है, सहारा मरुस्थल में लाल कण है, उसको लेके गई, ये मान लो सहारा। ठीक है, सहारा के ऊपर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के ऊपर है इटली, जूते के आकार का। ठीक है, ऐसे में हवाएं चल रही, कौन सी? सिरक्को। सिरक्को चली तो सिरक्को के पेट में क्या? डस्ट पार्टिकल्स, जिनका रंग कैसा है? लाल है, क्योंकि रेगिस्तानी पार्टिकल है। ये चल रही हैं, और चलते समय जैसे ही भूमध्य सागर मिली, इनको क्या मिल गया? पानी। 33 क्या कह रहा है? 33 है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल काम क्या है? बिल्कुल, यह पौधों के लिए प्रोटीन निर्माण में सहायक होगी। 33 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 34 देखो, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन का प्राथमिक कारण क्या है? जेट स्ट्रीम का दक्षिण की ओर खिसकना, ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात, और कोरियोलिस बल का अचानक बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, जैसे ही जुलाई आएगा, जुलाई में ITCZ खिसक कर भारत के तिब्बत के पठार के पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही ITCZ ऊपर आया, व्यापारिक पवनें यहां मिलने लगेंगी। अरे हाँ या ना? जून में ऑलरेडी सूरज कर्क रेखा पर है, यहां से गर्मी, तो लो प्रेशर और प्लस लो प्रेशर, एक लो प्रेशर हवाओं के मिलने के कारण और दूसरा लो प्रेशर सूरज के लंबवत होने के कारण क्या होगा? हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठेंगी, और उठेंगी तो मानसून आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो 35, जेट स्ट्रीम की गति निम्न में से किस मौसम में सर्वाधिक तीव्र होती है? ठीक है, ये तो क्या लगाया? इनके मन में इस समय बसंत खिल रहे हैं ना। 35 का ए, 36, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में निम्न में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? क्या सीधे सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी को गर्म करता है? नहीं करता।
पृथ्वी को गर्म वही करेगा जो वापस जाएगा लॉन्ग वेव लेंथ में। तो पृथ्वी की सतह से परावर्तित दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण ही पृथ्वी को गर्म करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो 37, सिरोक्यूमुलस का दृश्य स्वरूप कैसा होता है? सिरोक्यूमुलस कहाँ है, कहाँ पाए जाएंगे? पहले तो ये बताओ, क्या ये हाई लेवल क्लाउड्स हैं? हाई लेवल क्लाउड्स हैं। सिरोक्यूमुलस 10 से 12 किलोमीटर पाए जाएंगे, तो कैसे होंगे ये? हाँ, सिरस कैसा है? सिरस माशाअल्लाह जुल्फों की तरह। कैसे? सिरस ऐसे हैं, सिरस ऐसे, ठीक है। स्ट्रेटस के साथ मिलेगा तो सिरो स्ट्रेटस बन जाएगा। अरे हाँ या ना? सिरो स्ट्रेटस मतलब ऐसे जो प्रभामंडल निर्माण करेगा, और इसके बाद सिरोक्यूमुलस। सिरोक्यूमुलस मतलब रुई के गोले जो बहुत छोटे छोटे होंगे और लहरों के साथ दिखाई देंगे। तो रुई भी होगी और लहरें भी होंगी, सिरोक्यूमुलस। ठीक है। किसी ने गोभी के फूल जैसा विशाल, विशाल होगा तो पानी बरसाएगा, विशाल होगा तो नीचे होगा, ये लो लेवल क्लाउड्स होंगे, सब ऊपर। ऑप्शन नंबर बी, 37 का बी। ठीक है। 38 देखो, एंटी साइक्लोन के समय मौसम की स्थिति कैसी होती है? तो जब साइक्लोन में तूफान आएगा तो एंटी साइक्लोन में मौसम साफ होगा। एंटी साइक्लोन में आसमान साफ, मौसम स्थिर और शांत। ऑप्शन नंबर बी। चलो 38 का बी। 39, यदि वायु का तापमान अचानक बढ़ जाए तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बताओ। जैसे ही हवा गर्म हुई उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? प्यास की बढ़ जाएगी। जून में तुम्हारी क्षमता बढ़ती है प्यास की, और सर्दी में? तो वही हवा के साथ है, हवा जितनी गर्म हो उसको प्यास की क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लगाओ, क्या होगा? क्षमता बढ़ जाएगी। 39, ये सारी चर्चा हो चुकी है, इसके बावजूद भी अगर गलत होंगे तो मामला गड़बड़ है। वायुमंडल में धूल कणों का मुख्य कारण? केवल प्रकाश को रोकना है। पहला तो बात, जहां केवल आ जाए 90% वो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन को शुद्ध करना, सही नहीं लग रहा ना, हटा दो। बादलों का काला रंग, बचा क्या? याद रखो, वायुमंडल में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं इनके बेसिक दो काम। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? डस्ट पार्टिकल का दो काम है। पहला काम बताओ। पहला तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और दूसरा काम, जैसे ही जलवाष्प ऊपर गई तो बहुत छोटी बूंद है, ऐसे में इसको सरफेस नहीं मिलेगा, और ये सरफेस मिल जाएगा डस्ट पार्टिकल के द्वारा। ये डस्ट पार्टिकल जलवाष्प आया और इसके साथ मिलकर एक बूंद का निर्माण हो गया, और जब यही बूंद मिल जाएंगी आपस में तो बादल बन जाएंगे, और जब बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। तो अगर डस्ट पार्टिकल ना होते तो वर्षा ना होती। वर्षा की बूंदों के निर्माण के लिए नाभिक प्रदान करना। ठीक है। 40 का बी। चलो ये हो गए। अब 41 से लेकर 60 तक ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। देखो, पहला आईएएस 2011 में क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की सामान्य दर क्या है? तो ये दुनिया को पता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। ठीक है। आंसर क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, बी। 42 आईएएस 94 और 2021 में रिपीट किया इन्होंने। क्या है? अश्व अक्षांश निम्न में से किस वायुदाब पेटी से संबंधित है? अश्व अक्षांश की चर्चा हुई थी। यहां पर जैसे ही नाविक अपनी नाव लेके जाते थे तो क्या होता था? हवाएं शांत हैं तो उनको पतवार चलाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो घोड़े अपने पानी में डाल देते थे और खुद आगे बढ़ जाते थे। ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड। इसका ऑप्शन क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। ओके। नेक्स्ट 43
कॉरियोलिस बल के प्रभाव में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती हैं? यूपीएससी 2015 अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है। 43 का बी। 44 जेट स्ट्रीम वायुमंडल में किस भाग में पाया जाता है? हाँ, क्षोभ सीमा के पास ऊपरी क्षोभ मंडल में। देखो ये क्षोभ सीमा समझ लो, वायुमंडल में कितनी सीमाएं हैं? देखो क्षोभ मंडल पहले शुरू हुआ, क्षोभ मंडल के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के बाद आयनोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर। जैसे ही एक मंडल खत्म और दूसरा मंडल शुरू, बीच में एक पॉज होगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। यानी ट्रोपो और समताप मंडल के बीच क्या होगा? ट्रोपोपॉज। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक पॉज होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच एक पॉज होगा, इसको मीजोपॉज, मीजोपॉज। आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच आयनोपॉज। ये बात हो चुकी थी, हो चुकी थी। तो जेट स्ट्रीम कहाँ है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, यानी क्षोभ सीमा और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केवल क्षोभ मंडल अगर आएगा तो गलत कर देना, केवल क्षोभ मंडल, समताप मंडल में भी आ गया वो। 45 चिनूक पवन रॉकी पर्वत के किस भाग को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? तो दुनिया को पता है जब उतरेंगी तभी गर्म होगी, आइस हीटर का काम करेंगी और गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होंगी। कौन सा आंसर? बी। 45 का बी। 46 ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? अगर तुम्हें ना भी पता होता, अगर तुम्हें यही पता होता कि ओजोन परत समताप मंडल की विशेषता है, तो कहां पर समताप मंडल? डॉप्शन और समताप मंडल। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या है? डॉप्सन। और कहां पर होगा? समताप मंडल में। डोल ड्रम पेटी की मुख्य विशेषता क्या है? डोल ड्रम अत्यंत निम्न वायुदाब और शांत पवने। यहां पर दो व्यापारिक पवने आकर मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होगा? वायुदाब निम्न होगा और मौसम थोड़ा सा है। क्या क्या क्या? एक सेकेंड, यही और कुछ नहीं होगा। उच्च वायुदाब तो गलत हो गया। 47 का बी। 46 का बी। जो दोपहर में होगा। ठीक है, हम समझ गए थे। 47 का हो गया। 48 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख के भीतर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? हाई की लो? हाई कैसा कि लो कैसा? नीचे हवाएं बैठेंगी ना, तभी मौसम। आई क्या है? शांत है ना। शांत कब होगा? जब हवाएं बैठेंगी। याद रखो, ध्यान दो। देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बन रहा था? कैसे बन रहा था? जब व्यापारिक पवने इधर से आई और 30 से 30 में, और मिलने से पहले ही वो आपस में मिलने लगे। तो मिलकर क्या करेंगी? तो जो बीच का क्षेत्र है वहां पे हवाएं मिली नहीं, लेकिन मिलने से पहले ही वो घूमने लगी। तो क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर शांत और हवाएं बैठेंगी। क्या है ये इसका आंसर? अत्यधिक उच्च वायु हवाएं बैठेंगी। ठीक है, 48 का ए। 49 दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने 50, सबको पता है, भयंकर 50, फ्यूरियस 50, 40 डिग्री साउथ को हम कहते हैं रोरिंग 40s, रोरिंग 40s। ठीक है, 50 डिग्री साउथ में चलने वाली हवा को फ्यूरियस या डेंजरस 50s, और 60 डिग्री साउथ पर चलने वाली हवा को श्रीकिंग 60s, चीखती हुई 60, श्रीकिंग 60s। ठीक है ना, यहां पे हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर सरफेस क्या है? ओशियनिक है। इसका मतलब हवाओं में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा बहुत कम होगा। कम होगा तो हवाओं की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। क्या इसका आंसर होगा? 49 का बी, भयंकर 50। माय गॉड। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? IS 1995।
विली विली। हरिकेन कहाँ होंगे? बताया था, हरिकेन कैरिबियन सी में, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपींस चाइना जापान में टाइफून, जापान में टाइफू, फिलीपींस में बजुआ, चाइना में टाइफून, और भारत में डिप्रेशंस। गुड 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 गुड, विली विली, ओके, बहुत सुंदर। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? यूपीएससी 2013, याद करो, बताया था। सर्वाधिक गैस 78%, नाइट्रोजन, इसके बाद 21% ऑक्सीजन, सारा खेल इसके बाद ही आएगा। फिर आर्गन 0.93% आर्गन, और उसके बाद 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड, और ना जाने फिर कितनी सारी गैसेस। आंसर क्या है? ओह सॉरी, क्या पागल? हाँ हाँ सॉरी, ठीक है। क्या था यार, याद नहीं हमको, भूल गए। देखो जरा क्या था। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है, पक्का? पागल हो तुम लोग। चौथे नंबर की गैस है CO2। जाओ, चौथे नंबर की है, तीसरे नंबर की आर्गन है। चलो, बकवास बकवास कर रहे हो तुम लोग। आर्गन, हाँ आर्गन पूछा ना, तो ये सही आंसर, ठीक है। आर्गन है 0.34%, अक्सर 0.3 लिखते हैं उसको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ कंफ्यूज मत हो। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78, 21% ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन आएगी, आर्गन 0.93, उसके बाद आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे नंबर की गैस है, ठीक, गुड। ऑप्शन क्या है? बी 51। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा तो ये लगाते, ठीक है, ओके। बी 52, लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत अनिवार्य है? आयन मंडल। 52 का सी। अगर यहां पर हवाई जहाज होते तो समताप मंडल। निम्न में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? स्थानीय पवन गलत किया तुम लोग ने। चिनूक, चिनूक, ध्यान रखो, चिनूक, सिरोक्को, मिस्टर लू। एक ट्रिक दे रहे हैं, याद कर लेना। गर्म हवा की ट्रिक लिख लो, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। ची, ऐसे लिखो, ट्रिक ची फो सी लोहार, ची फो सी लोहार, ये किसका है? गर्म हवा का। ये कौन सी है? गर्म हवा। ठंडी हवा लिख लो, बॉम्बी, BOMBI। तो BO मतलब बोरा, M मतलब मिस्ट्रल, और BI मतलब बिजार्ड। ये तीनों कैसी हैं? ठंडी। गरम चिनूक, ची फो फोन, SI सिरक्को, लू भारत की लू, और हार मतलब हरमट्टन। ये याद कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बताते आगे चलें। इसका आंसर है कौन सी ठंडी बना? तो मिस्ट्रल, बॉम्बी, बोरा, मिस्ट्रल, बिजार्ड। हाँ मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ठंडी हवा है, ठीक है। बाकी सब गर्म है। चिनूक भी गर्म है, चिनूक गर्म है, सिरक्को गर्म है, लू गर्म है। सी आंसर सही है, मिस्ट्रल, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 53 का सी। 54, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम। क्यों होती है? क्योंकि देखो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री। इन 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच जो हवा चलेगी वही चक्रवात की दिशा भी होगी। कौन सी हवा चल रही है? ट्रेड विंड्स चल रही है। ट्रेड विंड्स उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से आ रही है, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूरब से आ रही है। तो जहां से आ रही है वहीं से हो जाएगा। अब यहां पे मान लो चक्रवात बन रहा, तो चक्रवात की दिशा क्या हो गई? पूरब से पश्चिम।
अरे हो गई कि नहीं हो गई? ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महाद्वीप के किस हिस्से को पहली बार टक्कर देंगे? पूर्वी हिस्से को। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात महाद्वीप के किस हिस्से पर नहीं पहुंच पाएंगे? इसीलिए पश्चिमी महाद्वीपों में ज्यादा तुम्हें क्या दिखाई देंगे? सूखा, डेजर्ट, क्योंकि वहां तक चक्रवात पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलो। लेकिन ये घटना किसकी है? सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेट होगा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हवाओं की दिशा पश्चिम से पूरब हो जाएगी। गुड। 55 अल्बीडो शब्द का अर्थ निम्न में से किससे है? यूपीएससी 2010। वायुमंडलीय नमी, सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण की शक्ति, पृथ्वी का आंतरिक तापमान, बादलों का घनत्व। ऑप्शन बी अभी चर्चा हो चुकी है, ऑप्शन बी। ठीक है। 56 भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में गर्मियों में चलने वाली लू कैसी है? गर्म। यूपीएससी 2007 में पूछा यूपीएससी ने, लू कैसी हवा है? गर्म और शुष्क। चर्चा हो चुकी है ना। चलो, अच्छा क्या ये बताओ, 41 से लेकर 60 क्वेश्चन कैसे लगे? कठिन है कि सरल है? इजी है। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ाई कर ली। क्लाइमेटोलॉजी यूपीएससी का सबसे पसंदीदा सब वो है, टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, और तुम लोग का लिखित गारंटी है क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? लौटते हुए प्रकाश से, पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक मिली बार, ये देखो, ये है वायु दाब का औसत मान। कितना? 1013.25 मिली बार वायु दाब कहां दर्ज किया जाता है? यूपीएससी ने पूछा 1998 में। कहां पर? औसत समुद्र तल। यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब में कमी आएगी कि बढ़ोतरी आएगी? वायु दाब में कमी आएगी। ठीक है ना। गुड। नेक्स्ट देखो 59 ओस की बूंदों के निर्माण के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? बादल युक्त आकाश और तेज हवा, साफ आकाश और शांत हवा, दिन का समय और उमस, शीत लहर की स्थिति। बादल युक्त आकाश और तेज हवा, ये स्टेटमेंट ठीक है। तेज हवा से ओस की बूंदें उड़ जाएंगी। बिल्कुल, ओस तभी बनेगी जब, अगर हवा तेज चलेगी तो उसकी बूंदें उड़ेंगी कि रुकी रहेंगी? उड़ जाएंगी। साफ आकाश और शांत हवा में ओस बनेगा। अगर आकाश साफ है तो कभी नहीं बनती ओस। तीसरा देखो, दिन का समय, दिन के समय उमस, गर्मी में असंभव, शीत लहर की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, 59 का डी। समझ गए? ये गलत कर दिया तुम लोग ने। 60वां डॉक्टर विंड के नाम से प्रसिद्ध पवन कौन सी है? आंसर है हरमट्टन। देखो, हरमट्टन अगर पूछा जाए तो हरमट्टन कहाँ चल रही है? तो आप कहेंगे पूर्वी अफ्रीका के तट पर। अरे हाँ या ना? पूर्वी अफ्रीका मान लो ये है, यहां से हरमट्टन चल रही है, और गिनी के तट पर, कौन से तट पर? गिनी के तट पर जब ये पहुंचती है तो यहां पर उपस्थित उमस को या ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, जिस वजह से यहाँ का जो माहौल है, क्या बोलते हैं उसको, मौसम, बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी ये स्वस्थ हो जाता है। तो जब स्वस्थ होगा तो ये क्या कहलाएगी? डॉक्टर विंड। 60 का बी। ठीक है। ईमानदारी से एनालाइज करो खुद को कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत, और हमको प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सही जेन्युइन मार्क्स बताएं।